हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था तिलक में आए लोगों की राजीव जी के द्वारा उनकी आओ भगत की जाती है। इशारे से राजीव को दूसरी तरफ अनुराग बुलाता है। जी बोलिए समधी जी, कोई परेशानी हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आपने यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? राजीव शक भरी नज़रों से अनुराग को देखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। ये लीजिए, आपने जितना बोला था उतना ही है। एक बार गिन लीजिएगा जरूर कि पूरे हैं कि नहीं। अनुराग ने एक सूटकेस राजीव की तरफ करते हुए कहा। कैसी बातें कर रहे हैं आप समधी जी? आपने दिया है तो पूरे ही होंगे, कम थोड़े ना होंगे। अनुराग अपनी मुस्कान से उनके शब्दों पर हामी भर देता है। फिर दोनों वहां से जहां तिलक का कार्यक्रम हो रहा था वहां चले जाते हैं और सबके साथ मिल जाते हैं। कुछ समय बाद तिलक की भी रस्में पूरी होती हैं और गौरव अपने जीजा का तिलक चढ़ाकर हट जाता है और फिर सभी खाने के लिए निकल जाते हैं जहां खाना खिलाया जा रहा है। सभी खाना पीना खाकर उसके बाद सबसे मिलजुल कर वहाँ से घर के लिए निकलते हैं। अब तो सीधा शादी में मुलाकात होगी समधी जी। राजीव जी बिल्कुल, आपका इंतजार रहेगा। अच्छा तो हम चलते हैं। जी बिल्कुल, निकलिए, शाम हो रही है, घर पहुंचने में भी समय लगेगा। राजीव, अनुराग और उसके साथ आए सभी लोग वहां से घर के लिए वापस निकल जाते हैं। समीरा का कमरा। खिड़की के पास खड़ी समीरा अपने ख्यालों में खोई बाहर देखते हुए मुस्कुरा रही होती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और गौरव अंदर आता है और सीधा समीरा के पास जाता है और उसे पीछे से हक करता है। कौन? समीरा चौंक कर पीछे मुड़ती है। गौरव, तूने तो मुझे डरा दिया था। क्या दी? आज भी आप वैसी ही हो, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों पर डरने वाली। तू भी तो नहीं सुधरा है, बिल्कुल आज भी वैसा का वैसा है। समीरा गौरव के कान पकड़कर कहती है। दी छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। पक्का अब नहीं परेशान करूँगा, प्रॉमिस दी, प्लीज़ छोड़ दो। तभी रूही रूम में आती है। क्या हो रहा है? हमें तो कोई भूल ही गया है लगता। हाय रूही दी, आपको कोई कैसे भूल सकता है? आप किसी को अपने आप को भूलने कहाँ देती हो? गौरव स्माइल करते हुए कहता है। ओ, तू मेरी तारीफ कर रहा है या बेइज्जती कर रहा है? रूही उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए कहती है। हमारी क्या मजाल की हम आपकी बेइज्जती करेंगे, हम तो अपनी प्यारी सी दी की तारीफ ही कर रहे हैं। अच्छा ये सब छोड़ो और बता कि तू तिलक की रस्म के लिए तू गया था न, क्या क्या हुआ? डिटेल में बता सब कुछ। बैठो, आप सब बताता हूँ कि क्या क्या हुआ वहाँ, और फोटोज भी दिखाता हूँ। गौरव तिलक की फोटोज दिखाते हुए सारी बातें बताता है। अनुराग और सावित्री का कमरा। समधी जी को दे दिए पैसे आपने? सावित्री अनुराग को पानी देते हुए कहती है। हाँ दे दिया, खुश दिखाई दे रहे थे। आपने सारी कमाई तो उन्हें दे दी, अब आगे सब कैसे और क्या करेंगे, कुछ सोचा है आपने? चिंता मत करो सावित्री, सब हो जाएगा। रही बात जीवन भर की कमाई की, तो वो हमारी बेटी की खुशियों से बढ़कर नहीं है। अगर 4-5 लाख ऊपर नीचे और देना हो तो वो भी दे देता, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी बेटी अपने ससुराल में बस खुश रहे। सब समझ रही हूँ, लेकिन अभी शादी भी बाकी है, सब इसलिए चिंता हो रही थी। सब हो जाएगा, जैसे ये सब हुआ है वैसे ही आगे भी सब हो जाएगा। इन सब बातों से बेखबर समीरा अपने कमरे से बाहर चांद को देखते हुए अपने शादी के बाद के जीवन के सुनहरे सपने सजाने में लगी होती है। नींद में रूही का हाथ अपने बिस्तर के दूसरी साइड घूमता है तो उसे आभास होता है कि उसके बगल में समीरा नहीं सोई है। रूही नींद में ही अधखुली आंखों से अपने बगल में समीरा को खोजने लगती है, लेकिन जब रूही को अपने आसपास समीरा नहीं दिखाई देती है तो वह कमरे में चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाती है तो देखती है कि बेड से कुछ दूरी पर समीरा सामने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर कुछ बड़े ध्यान से सोचते हुए आसमान में कुछ देख रही है। रूही समीरा को ऐसे देखकर बेड से उठकर समीरा के पास जाती है। रूही समीरा के कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या बात है समीरा, क्या सोचते हुए बड़े ध्यान से बाहर आसमान में देखे जा रही है? कहीं तुझे अपने होने वाले पति देव की याद तो नहीं सता रही है? समीरा रूही के बोलने पर पहले तो रूही की तरफ एक नज़र देखती है और फिर वापस सामने आसमान में खिले चांद की तरफ देखते हुए बोलना शुरू करती है। अगर सही सही बोलूं तुझे तो हाँ, मैं अभी सिद्धार्थ के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन जैसे तू सोच रही है वैसे नहीं। रूही समीरा की तरफ थोड़ा कंफ्यूज होकर के उसकी तरफ देखते हुए
उसे पास में रखे हुए सोफे पर बैठाते हुए तू क्या बोलना चाह रही है, रूही समीरा से पूछती है। समीरा रूही की तरफ देखते हुए कहती है, पता है रूही, एक लड़की अपनी शादी के लिए बहुत सारे अरमान लगाए हुए बैठी रहती है। वह अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके दूसरे के घर में हमेशा के लिए चली जाती है, बस इसलिए क्योंकि उसके माँ बाप खुश रहें और उन्हें समाज में कभी उसके माँ बाप की इज्जत पर कभी कोई आंच ना आए। एक नॉर्मल लड़की अपनी लाइफ पार्टनर में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं ढूंढती है, वो बस अपने लाइफ पार्टनर में बस मैक्सिमम 3-4 चीज़ें ही चाहती है। और मैं भी एक नॉर्मल लड़कियों की तरह अपने लाइफ पार्टनर को लेकर बहुत बड़ी बड़ी नहीं, बस बेसिक सी पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जिसे मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ पार्टनर में वो हों। मैं ना बस इतना ही चाहती हूँ। और वो छोटी चीज़ क्या है पता है रूही, कि सिद्धार्थ जी मुझे सम्मान दें। जैसे वो अपनी माँ को रिस्पेक्ट करते हैं उसी तरह से वो मेरी भी रिस्पेक्ट करें। जैसे अपनी माँ से प्यार से बात करते हैं वैसे ही मेरे से भी बात करें। मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हमेशा बरकरार रखें, कभी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को चोट ना पहुँचाएं और ना उसे ख़त्म करें। मुझे कभी नीचा ना दिखाएं, मुझे कभी अपना नौकर ना समझें, मुझे वो अपना लाइफ पार्टनर समझें। जानती हूँ लाइफ पार्टनर को जितना प्यार करने का हक होता है उतना ही अपने लाइफ पार्टनर पर गुस्सा करने का अधिकार भी होता है, पर अपने अधिकार का ये मतलब नहीं कि अपनी बातों को कहने का और उन बातों को मनवाने का भी अधिकार होता है। लेकिन उस अधिकार का ये मतलब नहीं होता कि वो मुझे गाली दें या मुझ पर कभी हाथ उठाएं। अगर मेरे से गुस्सा है तो मुझे डांट ले, पर कभी मेरे माँ बाप को उस गुस्से में निशाना बना करके उनसे रिलेट करके गालियाँ ना दे। उन्हें अगर मेरे से गुस्सा है तो वो मुझे बोल दें, जिसे मैं अपनी गलती को सुधार लूँगी, पर वो मेरे पर कभी हाथ ना उठाएं, मुझे प्यार से समझाएं, न कि मार करके। रूही यार, मैं बस उनसे सम्मान और प्यार चाहती हूँ अपनी लाइफ में, और कुछ नहीं। और ये सब सोच सोच कर मुझे डर लग रहा है। हर लड़की जिसकी शादी होने वाली होती है या जिसका जिसके साथ रिश्ता जुड़ता है वो अपने लाइफ पार्टनर से या अपने होने वाले लाइफ पार्टनर में बस यही सब चीज़ों को ढूंढती है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। 2 दिन बाद मेरी शादी है, मुझे उस इंसान के साथ अपनी आगे की लाइफ बितानी है, पर मुझे इस बात को सोच सोच कर डर लग रहा है कि सब सही होगा ना, क्या जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा वो इंसान होगा। मुझे डर लग रहा है। जिन माँ बाप ने हमें नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या वो भी मुझे उतने ही नाजों के साथ रखेगा। डर लग रहा है यार रूही, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यही सब सोच करके रूही इतना बोलकर आधा चुप हो जाती है और अपनी नज़र नीचे कर लेती है। रूही समीरा के थोड़ा करीब जाती है और उसके हाथों पर अपने हाथों को रख करके बड़े प्यार से उसे समझाती है, देख यार समीरा, जो तू एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठी है या जो तू चाहती है अपनी लाइफ में, अपने लाइफ पार्टनर में, वह बिल्कुल सही है, कहीं से भी गलत नहीं है। हर एक लड़की अपने लाइफ पार्टनर में बस इतना ही चाहती है कि वो जैसे अपनी माँ और बहन का सम्मान और प्यार करता है उसी तरह वह अपनी बीवी को भी वही सम्मान और वही प्यार दे। और तू चिंता मत कर, सिद्धार्थ को देखकर ऐसा लगता है कि वो तुझे वो सब देगा जो तू सोचती है, तेरी केयर भी करेगा, तुझे प्यार भी करेगा और तुझे बहुत ज़्यादा सम्मान भी देगा और तेरी वैल्यू भी करेगा। और तू ज़्यादा मत सोच, वैसे भी अंकल आंटी ने तेरे लिए लड़का चुना है तो कुछ सोच समझ करके और सब देख कर ही चुना होगा। उन्हें पता है कि उनकी लड़की क्या है और वो अपनी लड़की किसी के हाथों में ऐसे थोड़े ना दे देंगे। तो तू इन दिनों को एंजॉय कर, ना कि ये सोचकर परेशान हो कि आगे क्या होगा। ये दिन लाइफ में वापस नहीं आने वाले हैं, पर इनकी यादें, इसके एहसास ज़िंदगी भर लाइफ में बरकरार ज़रूर रहने वाले हैं। तो तू फिलहाल इन एहसासों को जी, ना कि फालतू की बातों को सोच करके अपने दिमाग को ख़राब कर और टेंशन को ख़त्म करने की वजह बढ़ा, समझी। तो चल उठ और सो जा, क्योंकि काफ़ी रात भी हो गई है और कल से तेरे घर में तेरी शादी के फंक्शन भी शुरू होने वाले हैं ना। समीरा रूही की बातों को सुन करके थोड़ा अच्छा फील करती है और उसके साथ सोफे से उठ करके अपने बेड पर जाकर रूही के साथ सो जाती है। रात की चांद अपनी चांदनी को अपने में बटोरे हुए आसमान में सिमट चुकी होता है और उसकी जगह सूरज अपनी सुनहरी किरणों को आसमान में बिखेर रहा होता है। वहीं समीरा और रूही एक साथ अपने कमरे में अभी सो रही होती हैं।
तभी उनके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और सावित्री जी समीरा के कमरे में अंदर आ जाती है। और अंदर का नज़ारा देख करके सावित्री के चेहरे पर मुस्कान तैरे बिना नहीं रह पाती है, क्योंकि समीरा और रूही दोनों दो छोटे बच्चे की तरह आपस में सिमटे हुए दोनों एक दूसरे को गले लगे हुए सो रहे होते हैं। सावित्री जी कुछ समय तक तो उन दोनों को देख करके मुस्कुरा रही होती है, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराना छोड़ करके आगे बढ़कर समीरा को जगाने लगती है। सावित्री जी बड़े प्यार से समीरा को जगाते हुए, समीरा बेटा आजा, उठ जाओ, बहुत लेट हो गया, पंडित जी आने वाले हैं और तुम अभी तक सो रही हो। समीरा के कानों में जब सावित्री जी की आवाज़ पड़ती है तो समीरा झट से उठ करके बैठ जाती है और घड़ी में टाइम देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घड़ी में सुबह के 9 बज रहे होते हैं और समीरा अभी तक सो रही होती है। तो जल्दी से उठती है और अपने सामने खड़ी अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोलती है, सॉरी माँ, वो मैं लेट सोई थी ना इसलिए। समीरा अभी बोल ही रही होती है कि सावित्री बीच में बोलती है, कोई बात नहीं समीरा, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ और फिर रूही के साथ नीचे आ जाना। सावित्री बोलकर नीचे पंडित जी के पास चली जाती है। रूही जल्दी से उठ, फिर तैयार होकर नीचे भी जाना है। समीरा रूही को उठाने की नाकाम कोशिश करती हुई रूही बोलकर फिर सो जाती है। अरे ओ कुंभकर्ण की बहन, तू ऐसे नहीं उठेगी, रुक मैं तुझे अभी उठाती हूँ। समीरा रूही को देखकर तिरछी स्माइल के साथ समीरा बाथरूम में जाकर के मग में ठंडा पानी लेकर आती है और रूही के ऊपर फेंक देती है। रूही हड़बड़ा कर जागती है और उसकी नज़र सामने खड़ी मुस्कुराती हुई समीरा पर जाती है। क्या यार, इतनी अच्छी नींद खराब कर दी तूने। रूही रोती हुई शक्ल बनाकर, ओ हेलो मैडम, आज मेरी शादी है और तुझे सोने से फुर्सत नहीं है। समीरा, तो रूही उसे घूरती हुई कहती है, तो तुझे मेरे साथ नीचे जाना है, वो भी हम दोनों को एक साथ। समीरा ने कहा, शादी तेरी, मज़े सारे तेरे और सजा मुझे, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है मेरे साथ। रूही कोई नाइंसाफ़ी नहीं है, जल्दी से उठ और तैयार हो जा। कुछ देर बाद रूही और समीरा तैयार होकर पहुँचते हैं। पीले रंग का सूट पहनकर समीरा नीचे आती है और सीधे पंडित जी जो समीरा का इंतजार कर रहे थे उनके पास सीधे पहुंच जाती है। समीरा के आने के बाद पंडित जी आगे की रस्में करना शुरू करते हैं। पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा होती है, उसके बाद हल्दी लगाने की रस्म शुरू होती है। समीरा को सबसे पहले उसकी भाभी हल्दी लगाती है और फिर उसकी दोस्त रूही और बाद में एक एक करके सारी करजन बहनें समीरा को हल्दी लगाती हैं। हल्दी लगाते समय घर की बड़ी बूढ़ी औरतें पारंपरिक शादी के गाने गा रही होती हैं, जिनके शब्दों को और उसके मतलब को सुनकर समीरा की आंखों से बहते हुए आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हल्दी की रस्म पूरी होती है और रूही समीरा को लेकर उसके कमरे में जाती है। अब प्लीज़ रोना बंद कर, वरना मैं अभी जाकर कुछ न कुछ ऐसा करूँगी कि शादी को अभी रुकवा दूँगी। रूही समीरा के आंसू पोंछती है। तभी रूही के कानों में एक आवाज़ पड़ती है जो सावित्री की होती है। ये ऐसा वक्त होता है जब लड़की चाहकर भी अपने आंसू रोक नहीं पाती है। पीछे से सावित्री समीरा के लिए हाथ में कपड़े लेकर कमरे में आती है। ऐसा क्यों आंटी, ये तो सब लड़की को पता है, फिर क्यों रोना। रूही ने पूछा। सही बात कही आपने बेटा, लेकिन ये बात अभी आप नहीं समझ पाएंगी। जब आप समीरा की जगह आओगे तब आप इस बात को समझ पाओगे। सावित्री रूही के सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहती है, अच्छा ये सब छोड़ो समीरा, ये कपड़े लो और नहाकर इन्हें पहन लेना। और हाँ रूही बेटा, तुम भी नहा लो, फिर दोनों तैयार होकर नीचे आकर खाना खा लो। सावित्री समीरा को कपड़े देते हुए कहती है। ठीक है माँ, समीरा ने कहा और समीरा बाथरूम में चली जाती है। कुछ समय बाद रूही और समीरा अपने कमरे से नीचे आते हैं और सबके साथ खाना खाते हैं। सभी का पूरा दिन शादी और कल के होने वाली रस्म की तैयारियों की भाग दौड़ में निकल जाता है और सभी रात में खाना खाकर जिसे जहाँ जिस हालत में जैसी जगह मिलती है वैसे ही सो जाते हैं। अगली सुबह पूरा घर बहुत ही अच्छी तरह से सजाया हो गया होता है, जिसे देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। घर में चारों तरफ मेहंदी की भीनी भीनी खुशबू आ रही होती है। लॉन में मेहंदी की रस्म होने वाली होती है। लॉन को खूबसूरत तरीके से सजाया गया होता है।
एक तरफ गाने और ढोलक बजाने वाले लोगों के बैठने का इंतजाम होता है, ठीक उसी के सामने मेहंदी लगाने वाले लोगों का इंतजाम होता है। तभी समीरा लॉन में ग्रीन कलर का लहंगा पहन कर आती है और दुपट्टे को स्टाइलिश तरीके से पिनअप किया होता है, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही होती है। समीरा के आने के बाद मेहंदी की रस्म शुरू होती है और घर की सभी औरतों और लड़कियों को मेहंदी लगती है। सबको मेहंदी लगाने के बीच सभी नाच भी रहे होते हैं। मेहंदी की रस्म पूरी होने के बाद रूही समीरा को लेकर कमरे में चली जाती है और सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। शाम तक घर में कोई ना कोई रस्में होती रहती हैं, जिससे समीरा बहुत थक जाती है और शाम को ही सो जाती है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।